हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम है तुहाडा BA पार्ट 3 नॉन मैडिकल सॉरी BA पार्ट 3 मैथमैटिक्स ਅਤੇ BSc पार्ट 3 नॉन मैडिकल ਦੇ स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्क्रीट मैथमैटिक्स ਦੀ बुक ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾर्ट 1 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ इंक्लूड एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का काम किया सीगा। उस तो बाद डाइस के क्वेश्चंस किए सी, जिहदे विच A एंड B अल्टरनेटिवली डाइस थ्रो करते हैं। सो उस तो बाद अज आप नैक्सट टॉपिक इहदा पार्टीशन का काम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 थ्योरम्स का। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैट ऑफ इवेंट्स E1 तो लैके EN तक कुछ इवेंट्स ने, मान लो डाइस थ्रो की जा रही है, कदे ऑड आ गया उन्होंने पहला इवेंट कहता, कदे ईवन आ रहा उन्होंने दूजा इवेंट कहता, कदे अजिहा इवेंट आ रहा जिहड़ा दो का मतलब 3 ते डिवाइड होंगे ने, वो नैक्सट इवेंट हो गया, या कोई डाइस का अजिहा इवेंट हो गया जिन्होंने E4 कहा जा रहा। सो वक्-वक् तरह के इवेंट्स ने, इन्हों आपाने पार्टीशन कदों कहना, इहदियां कुछ शर्तां ने। पहली गल तां EI एंड EJ, ये कोई भी दो इवेंट ने, उन्हों की इंटरसैक्शन आ जिहड़ी ओह फाई है। every two events are distinct, nothing in common between any two, किसी भी दो दे विचकार कुछ भी कॉमन नहीं। I ਅਤੇ J वेरी कर रहा 1 तो लैके N तक, कि पहले तो लैके Nth मैंबर तक अखीरले तक जिन्ने भी इवेंट्स ने वो सारे दे सारे की नेगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स ने, या कह सकते हैं जिन्हों की इंटरसैक्शन की है फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। डिस्टिंक्ट कहो, इंडिपेंडेंट भी ना कहो, डिस्टिंक्ट कहो। उस तो बाद सैकेंड प्रॉपर्टी की है, देखो ये सैकेंड प्रॉपर्टी दे विच की कहा जा रहा। पहली प्रॉपर्टी का की होगी, सारे दे सारे एवरी टू आर डिस्टिंक्ट। सैकेंड प्रॉपर्टी की होगी कि इन्हां सारियां दी जदों आपां यूनीयन करदे आ तां एस मेन सैंपल स्पेस बचदी है, कि जिन्ने भी इवेंट्स ने पूरी सैंपल स्पेस नूं पार्टीशन करके डिवाइड करके बने हुए ने। वेस्टेज जीरो आ, कोई भी एलीमेंट एक्सट्रा नहीं बाकी बचता। हरेक एलीमेंट हरेक इवेंट दे विच जिन्हां दी यूनीयन आ किहदे इक्वल आ, एस दे इक्वल है। तीजी प्रॉपर्टी की है कि हरेक इवेंट की प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो आ। ये नहीं हैगा कि कोई इंपॉसिबल इवेंट मान लिया आपने, मान लो जे आपने कह दिता कि एक अजिहा इवेंट है जिहड़ा ईवन भी है ऑड भी है, इदां दा तां कोई इवेंट ही नहीं हैगा। सो कोई भी इवेंट है वो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर आती है, भावें थोड़ी बहुत आवे, प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन की आ, जीरो आ। सो 3 शर्तां हो गई। देखो इदां दी इहदी डायग्राम जी बन गई कि जिन्ने भी इवेंट्स ने सारे दे सारे की नेगे इंडिपेंडेंट नहीं, डिस्टिंक्ट कहो, कि किसी का भी ओवरलैप नहीं करता, कि E3 है E2 दे विच नहीं जा रहा। हालांकि जो आप वैन डायग्राम ड्रॉ करते होंगे, वैन डायग्राम दे विच जे ये सैट तुहाडा A है, जे B आप इदां ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्हां दे विचकार कुछ ना कुछ कॉमन हो गया। जे आप इदां ड्रॉ करिए कि इधरला पार्टीशन A है, ये B है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जिन्ने भी इवेंट्स ने ये सारे के सारे की ने, डिस्टिंक्ट ने। इन्हां सारियां दी अपनी एग्जिस्टेंस हैगी है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी सब दी हैगी है। सो हरेक दो इवेंट डिस्टिंक्ट हो गए, तो सारे इवेंट्स की जो यूनीयन करते हैं, सारियां दी यूनीयन करन तो बाद की बचदा, एस बचदा, सैंपल स्पेस बचदा। सो इस तो बाद जिहड़ी अपने कोल थ्योरम आ रही है नैक्सट, काफ़ी इंपोर्टेंट थ्योरम आ, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बाय नेम आती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यदि की स्टेटमेंट है कि लैट कर लो E1 तो लैके EN तक पार्टीशन है कोई सैंपल स्पेस की। जो पार्टीशन शब्द आ गया, पार्टीशन शब्द आउंदी सार 3 गल्लां तुहाडे माइंड दे विच क्लीयर हो जानियां चाहीदियां ने, कि जिन्ने भी इवेंट्स ने ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ने। इन्हां सारियां दी यूनीयन करे तो सैंपल स्पेस एस आऊगी। इन्हां सारियां दी प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो। ये गल्लां माइंड दे विच क्लीयर रखियो, किते भी लोड़ पैण ते कोई भी पार्ट यूज किया जा सकदा तिन्ने प्रॉपर्टीज का। सैंपल स्पेस एंड सुपोज करो ईच इवेंट आ जिहड़ा हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ये वैसे आप पार्टीशन दे विच ही कह के ऑफ अकरेंस, दैट मीनस सब दी प्रोबेबिलिटी की है ग्रेटर दैन जीरो है। उस तो बाद की कहा, लैट ए बी एनी इवेंट एसोसीएटेड विद एस, कि ए कोई होर इवेंट है E1 तो लैके EN दे विचों कोई होर इवेंट मन लिया, E1 तो लैके EN दे विचों
कोई होर इवेंट मान लिया, मान लो वो इवेंट अजिहा हो सकता जिहदे विच E1 का भी कुछ हिस्सा होगा, E2 का भी कुछ हिस्सा होगा, E3 का भी होगा, हो सकता किसी का हिस्सा कुछ ना ही होवे। कुल मिला के आपां उन्हां तो इलावा कोई होर इवेंट मान लिया जिन्होंने नाम दिता ए का, तो ए की प्रोबेबिलिटी किदां दी होगी, E1 इंटू ए कंडीशनल E1, E2 इंटू ए कंडीशनल E2 प्लस E3 इंटू ए कंडीशनल E3 प्लस अप टू सो लास्ट में की आऊगा प्रोबेबिलिटी ऑफ nth इवेंट इंटू ए कंडीशनल nth इवेंट। आ चीज़ आपाने प्रूव करनी है, बस ये गल का ध्यान रखियो। दिता की होया, पार्टीशन कही हुई है, सो आप पार्टीशन वाली चीज़ों यूज करांगे। सो प्रूफ दे विच आपां जो जो गल्लां पहलां गिवन ने वो कंसिडर करते हैं। सिंस इट इज़ गिवन दैट द E1 तो लैके En तक पार्टीशन आ सैंपल स्पेस S दी, सो बाय डेफिनेशन ऑफ सैंपल्स, बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन कि पार्टीशन की की डेफिनेशन आ, पार्टीशन की डेफिनेशन तो आपां नूं की क्लीयर हुंदा कि कोई भी दो इवेंट ने वो की नेगे डिस्टिंक्ट ने, उन्हां च कुछ भी कॉमन नहीं, सारे इवेंट्स E1 तो लैके En तक की जो यूनियन करांगे S बचूगा। हरेक इवेंट की जी प्रोबेबिलिटी आ EI की प्रोबेबिलिटी की आ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 आ, आई वेरी करदा 1 तो लैके N तक कि पहले की भी प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 आ, दूजे की भी प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। इस प्रकार नाल nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 है। ये सारिया गल्लां बातां आपां नूं पार्टीशन दे विचों ही मिलियां ने, आपां ने अपने कोलों नहीं कुछ भी कंसिडर किया, उन्होंने पार्टीशन शब्द देता सी, आपां पार्टीशन की डेफिनेशन लगा के कुछ कंसिडर कर लिया। उस तो बाद आपां गल करिए सिंस कहंदा E1 तो लैके En तक पार्टीशन आ सैंपल स्पेस S दी, ये कोई होर इवेंट मन्निया तो यदा मतलब यदि डायग्राम जी इदां दी आ गई कि पहली गल तो अपने कोले की हो गया E1 E2 E3 E4 E5 E6 अप टू सोन En-2 En-1 nth इवेंट सीगे। ये जेडे इवेंट ने ये सारे के सारे की ने डिस्टिंक्ट इवेंट ने, इन्हां दी इंटरसैक्शन की है फाई है, डिस्टिंक्ट इवेंट हो गए। उस तो बाद आपने की कहा सीगा कि सब की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ है, सो हरेक का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ड्रॉ करना पऊगा आपको 1 तो लैके N-2 N-1 En तक का 1 तो लैके En तक के सारे ये पिक्चर के वैन डायग्राम च अपने दर्शाते। उस तो बाद ए इवेंट इहो जिहा इवेंट मनना जिहड़ा सारे इवेंट दे विचों कुछ ना कुछ हिस्सा लैके बनाया गया। आ ए इवेंट है, आ जिहड़ा मैं शेडेड कर रखिया ये किहड़ा इवेंट है, ए आ। इहदे विच E1 का भी कुछ हिस्सा आउंदा, E2 का भी कुछ हिस्सा आउंदा, E3 का भी कुछ पोर्शन है, E4 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, किसी का बहुता पोर्शन है, किसी का थोड़ा पोर्शन है। कुल मिला के ये इवेंट सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ना कुछ शेयर लैके कंसिडर किया गया, लैट किया गया इवेंट है। हले तक ये समझ लग गया, ओके। उस तो बाद आप गल करते हैं ए की कि ए किहदा, ए की है सैंपल स्पेस का ही कोई मैंबर है, ए अपनी सैंपल स्पेस के विचों ही लिया गया, ਇਹਦਾ मतलब ए किहदा सबसैट आ एस का, सैंपल स्पेस का ही सबसैट है ना। स्टेटमेंट की कहा गया सी लैट ए बी एनी इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस, सो ए किहदा सबसैट आ एस का। ए किहदे बराबर होगा जो ए की इंटरसैक्शन एस ना की जाऊ, क्योंकि एस के सारा पोर्शन ही पिया, सारा मटीरियल ही एस दे विच ही है। जे ए एस का सबसैट आ तो ए की एस नाल इंटरसैक्शन करांगे तो की बचूगा, ए ही बचूगा। हुण आपां इधर एस की डेफिनेशन लगा दिंदे आ। पार्टीशन दे विच आपां ने की कहा सी एस कदों बचदा जदों E1 तो लैके En तक की यूनीयन करते हैं। सो एस की जगह पर की आ गया E1 तो लैके En तक की यूनीयन। हुण ये किहड़ा ला लग रहा, ये इत्थे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग रहा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन यूनीयन का, बाहर साइन किहड़ा इंटरसैक्शन का। जदों अंदर ते बाहर साइन सेम होवे फिर एसोसीएटिव ला लगदा हुंदा, जदों अंदर ते बाहर साइन डिफरेंट होवे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगदा। सो हुण आपां डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहे हैं। पहला ए की इंटरसैक्शन E1 नाल आ जूगी, विचाले की आ गया यूनीयन, फिर ए की इंटरसैक्शन E2 नाल आ गई, फिर ए की इंटरसैक्शन E3 नाल आ जाऊगी, इस तरीके नाल ए की इंटरसैक्शन En नाल आ जाएगी। इत्थे तक तो क्लीयर हो गया। ए किहदे इक्वल आ गया, ए इंटरसैक्शन E1 यूनीयन, ए इंटरसैक्शन E2 यूनीयन, ए इंटरसैक्शन E3 यूनीयन अप टू सो ऑन यूनीयन, ए इंटरसैक्शन En। इनू इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लिया, लोड़ पऊगी। यह इक्वेशन नंबर 1 है। उस तो बाद आपने दोबारा फिर यही गल्लां बातां कीतियां कि बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन जिहड़े E1 तो लैके En तक सीगे ये सारे के सारे डिसजॉइंट सी। जदों सारे के सारे ओरिजिनली डिसजॉइंट ने
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਔਡ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਧਰ ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਔਡ ਇਵੈਂਟ ਪਏ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, 1 3 5 7 9 11 13 ਅਪ ਟੂ 100। ਇੱਧਰ ਈਵਨ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਨੇ 2 4 6 8 10 12 16 ਅਪ ਟੂ 100। ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ A ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਲਸੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ? ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੇ A ਅਤੇ B ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? 0 ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ A ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E1 ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E2। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਲੱਸ ਚ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ A ਅਤੇ B ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਸੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜੂਗੀ? ਪਲੱਸ ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਓਕੇ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ ਕਿ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E1 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E2 plus probability of A intersection E3 plus up to so on plus probability of A intersection En। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ F। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਇਨਟੂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕੰਡ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E2 ਇਨਟੂ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2। ਅਖੀਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ En ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ En ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ En। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E1 ਇਨਟੂ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E2 ਇਨਟੂ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਅਪ ਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ En ਇਨਟੂ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ En। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਪਊਗੀ। probability of A equal to probability of E1 into A conditional E1 plus probability of E2 into A conditional E2 plus probability of E3 into A conditional E3 up to so on plus probability of En into A conditional En। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ।
सो नैक्सट है जी अपने कोले बायस थ्योरम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम पेपर च आऊगी जां थ्योरम दे नाल दी एग्जाम्पल पेपर च आऊगी, 100% श्योर हाँ मैं। या थ्योरम दे नाल दी एग्जाम्पल, ये काम मैं अज पूरा करना सी, इसलिए तुहानूं हुण पार्क चों बैठिया नूं बुलाया कि कोई गल नहीं, टाइम अपने लैक्चर का लंघ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपां लैक्चर लगाउने आ, इस टॉपिक नूं कंप्लीट करदे आ। ये थ्योरम जां इहदे नाल दीआं एग्जाम्पल्स लाजमी पेपर च होणगियां, लाजमी। थ्योरम की स्टेटमेंट की है, गिवन दैट E1 तो लैके EN तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ने। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़े हुंदे ने? जिन्हां दा आपस दे विच कुछ भी कॉमन नहीं हुंदा, जिहड़े डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स हुंदे ने, ठीक है, इवेंट हुंदे ने। सो एग्जॉस्टिव, हुण दो गल्लां ने, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सारे डिसजॉइंट ने, एग्जॉस्टिव का मतलब सारिਆਂ ਦੀ यूनीयन करन ते एस बाकी बचदा। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपस दे विच उन्हां दी इंटरसैक्शन की है, नॉन एम्पटी है, सॉरी नॉन नहीं, आपस दे विच उन्हां दी इंटरसैक्शन एम्पटी आ। एंड एग्जॉस्टिव का मतलब की हो गया, उन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ यूनीयन करांगे तो एस बाकी बचूगा। ये सारियां गल्लां बातां ट्रिगर कर रही ने पार्टीशन वाल नूं कि ये चीज़ अगे चल के पार्टीशन बनूगी सैंपल स्पेस की, क्योंकि सैंपल स्पेस दी दो गल्लां हो गई। पहली शर्त की होगी कि सारे के सारे इवेंट्स आपस दे विच एम्पटी इंटरसैक्शन दिंदे आ। दूसरी गल होगी कि सारिਆਂ दी यूनीयन की हुंदी आ, एस दे बराबर आ गई। तीजी शर्त आ गई। तीजी शर्त की आ गई, सच दैट हरेक की प्रोबेबिलिटी की आ, नॉन जीरो आ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो आ। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन आर सैटिस्फाइड। जे आ तीन गल्लां ना लिखियां होण, कल्ला ही पार्टीशन शब्द कह दिता जाए, इहदे नाल उहदा भी मीनिंग यही बनेगा कि E1 तो लैके EN तक इवेंट ने जिहड़े की ने, पार्टीशन ने। उस तो बाद इन्हें अगे की कहा गया, कहता जी ए कोई आरबिट्ररी इवेंट आ सैंपल स्पेस एस का, जिहदी प्रोबेबिलिटी की आ, नॉन जीरो आ। हुण आपां ने की शो करना कि ए कंडीशनल सॉरी EI कंडीशनल ए की प्रोबेबिलिटी किहदे बराबर आ? EI कंडीशनल ए की प्रोबेबिलिटी किहदे बराबर आ? पहला EI की प्रोबेबिलिटी इंटू ए कंडीशनल EI, पहला EI की प्रोबेबिलिटी इंटू ए कंडीशनल EI, उलट हो गया, इधर EI कंडीशनल ए आ, इधर ए कंडीशनल EI आ। नीचे की आ, इहदे नाल दा मिलदा जुलदा डाटा, सारियां दा डाटा, पहले इवेंट का भी आ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए कंडीशन E1, दूजे का भी आ, तीजे का भी आ, nth का भी आ प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू ए कंडीशन EN। आ चीज़ आपां शो करनी आ, 1 मिनट च प्रूव हो जाऊगी, 1 मिनट दे विच, जे तुहानूं टोटल थ्योरम आउंदी है, उपर वाली थ्योरम। सो आपां स्टेटमेंट दे प्रूफ वाल चलते हैं। कहता जी इट इज़ गिवन दैट E1 तो लैके EN तक इवेंट्स सीगे जिहड़े म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सी, मतलब कोई भी दो इवेंट ने जिन्हां दी इंटरसैक्शन की है, फाई है। यह भी दिता होया कि E1 तो लैके EN तक इवेंट्स सारे के सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ने। इहदा मतलब की हो गया कि सब दी यूनीयन करन ते की बनदा, एस बनदा। उस तो बाद यह भी गिवन दिता होया कि सब दी प्रोबेबिलिटी की है, नॉन जीरो आ। इहदा मतलब सब दी प्रोबेबिलिटी की है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन जीरो। That means all the conditions of the total theorem on probability are very satisfied। सारियां शर्तां टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी दियां सैटिस्फाइड ने गियां, पार्टीशन दियां सैटिस्फाई ने। इहदा मतलब आपां टोटल थ्योरम का रिजल्ट लै सकदे हां, जिहड़ा पिछली थ्योरम च प्रूव कीता कि ए दी प्रोबेबिलिटी किहदे बराबर हुंदी आ, E1 इंटू ए कंडीशनल E1 प्लस बी E2 की प्रोबेबिलिटी इंटू ए कंडीशनल E2 प्लस अप टू सो ऑन EN की प्रोबेबिलिटी इंटू ए कंडीशनल EN। हुणे हुणे जिहड़ी थ्योरम नंबर 2 उपर प्रूव की आ, उहदा रिजल्ट लग गया, फर्स्टली प्रूव टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जे तुसीं बायस थ्योरम कर रहे हो तो टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जिहड़ी इह तों पहलां कीती आ, उहनूं एज ए लैमा इत्थे प्रूव करना पऊगा, एज ए लैमा। लैमा की हुंदा? जिहदा आपदा रिजल्ट कोई बहुता इंपोर्टेंट नहीं हुंदा, पर किसी दे रिजल्ट नूं प्रूव करन चों बहुत वड्डी हैल्प करदा। सो एज ए लैमा टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी नूं इत्थे पहलां प्रूव करना पऊगा, उहदा जिहड़ा रिजल्ट आया वो इत्थे लिख लो। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई अपने कोल, क्योंकि बायस थ्योरम उपर वाली थ्योरम कंटीन्यू ही चल रही है। उहदे विच 3 इक्वेशन आईयां सीगियां, इहदे विच इह किहड़ी आ गई, चौथी इक्वेशन आ गई।
उस तो बाद वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हुण आपां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाउण जा रहे हैं। पहला इवेंट कंडीशनल, दूजे की प्रोबेबिलिटी की सी उपर दोनों की इंटरसैक्शन, नीचे जिहड़ा हैपन हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ लग रही है गलबात। ए क्वेश्चन नंबर स्टार रिजल्ट आ गया कोई। बाय यूजिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अबव वैल्यू बिकम्स। हुण इत्थे की आ गया, मैं पहला तो अलग तो तुहानूं दस दिना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल, बी की डेफिनेशन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ਇਹਦਾ मतलब की बन गया सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी ਇਹਦੇ इक्वल बच गया सी। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी। इदां ਦਾ रिजल्ट ही बन गया सी कि दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होवे। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसैक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। आ रिजल्ट आपां ने कल प्रूव किए ने कि दो इवेंट्स की इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी होवे तो आपां पहला इंटू दूजा कंडीशनल पहला लगा सकते हैं या सैकेंड इंटू फस्ट कंडीशनल सैकेंड लगा सकते हैं। बस जिहड़ा इवेंट इत्थे रख लिया वो इत्थे डिनोमीनेटर च आ जाएगा, कंडीशनल च आ जाएगा। ये रिजल्ट कल वाला है, इसकी भी लोड़ पऊगी इत्थे। हुण जिहड़ा रिजल्ट तुहाडे कोले आ बचिया होया, मैं इसकी जगह ते लिख सकदा ना। देखो आ चीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो आई है, और इसकी जगह ते की लिख सकते हैं ना, पहला E1 इंटू ए कंडीशनल E1। यही हो जाएगा ना जिहड़ा मैं इत्थे रिजल्ट लिखा सी, क्योंकि दो इवेंट्स की इंटरसैक्शन आ। सो इंटरसैक्शन की जगह ते की लिखा जा सकता, पहला इवेंट इंटू सैकेंड कंडीशनल पहला। पहला इवेंट पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंटू सैकेंड कंडीशनल पहले की प्रोबेबिलिटी। सो ये की लिख लिया, पहला इवेंट EI इंटू सैकेंड कंडीशनल पहला। डिनोमीनेटर च की सीगा, डिनोमीनेटर च ए की प्रोबेबिलिटी है। ए की प्रोबेबिलिटी टोटल थ्योरम च आपां ने की प्रूव की उपर कि E1 इंटू ए कंडीशनल E1, E2 इंटू ए कंडीशनल E2 अप टू 1 EN इंटू ए कंडीशनल E1। लो जी होगी थ्योरम। बायस थ्योरम दे विच मेन तौर पर दो चीज़ां यूज कर रहे हैं आपां, किहड़ियां किहड़ियां? एक तो टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जिहड़ी आ ए की वैल्यू आ, एक कंडीशनल थ्योरम की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। कंडीशनल थ्योरम नहीं, सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। एक तो आपां ने यूज की है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, एक आपां ने यूज की है टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बस आ दो गल्लां ने इत्थे दस्सण वालियां। हुण एग्जांपल्स दे विच कुछ क गल्लां ने ध्यान रखणियां। इन एग्जांपल्स टोटल थ्योरम या बायस थ्योरम वी हैव टू ट्रिक की है, थोड़ा जिहा तुहाडे ध्यान देण वाली गलबात आ कि E1 तो लैके EN तक इवेंट्स मनने आ जिहड़े हैपन हो रहे ने पहला। ध्यान दो इधर, तुहानूं बायस थ्योरम आउंदी होऊ पेपर च, तुहानूं एग्जांपल्स आउंदियां होणगीਆਂ पेपर च, पर एग्जाम्स वेले इवेंट्स नूं मनण च कन्फ्यूजन आ जाती है। यही गलबात मैं तुहानूं जिस दिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कीती सी उदों भी यही दस्सिया सी कि तुसी बी उस इवेंट नूं मनना जिहड़ा पहला हैपन हो जाता, बाद दे विच ए मनना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेले। बायस थ्योरम वेले दो तरह के इवेंट मन्ने जाणगे, किहड़े किहड़े? एक तो E1 तो लैके EN तक, एक तो E1 तो लैके EN तक, एक किहड़ा इवेंट आऊगा? ए। सो इत्थे ट्रिक की आ, आपां ने E1 तो लैके EN तक वो इवेंट्स पहला मनने आ, जे E1 तो लैके EN तक वो इवेंट्स मनने आ जिहड़े पहला हैपन हो रहे ने, दूजे दे मुकाबले पहला हैपन हो रहे ने। एंड वी हैव टू लेट ए इवेंट whose probability we have to find which happens after happening of E1 तो लैके EN तक। सो E1 तो लैके EN तक पॉसिबिलिटीज नेगियां इवेंट्स दियां विच हैपन्स फर्स्टली अकॉर्डिंग टू ए। E1 तो लैके EN तक वो इवेंट्स ने जिहड़ियां पॉसिबिलिटीज ने, संभावनावां ने, जिहड़ा पहला काम हो रहा, बाद दे विच जो काम हो रहा उहनूं की मन्नांगे? ए मन्नांगे। लो जी, ये सीगा अपना पार्ट 2 थ्योरम्स का।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਚੈप्टर ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ। मैं बाइस थ्योरम नाल दियां एग्जांपल्स तुहानूं करवा देना, टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी दियां एग्जांपल्स कवर करवा देना तुहानूं। एक फाइल भेजनी रही, एक मिनट मैं फाइल भेजदा। शायद भेजी भी हुई है। टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी समझ लगी, पार्टीशन समझ लगी, तीन गल्लां समझानी आई ने हाल तक। तो मैं एक पार्टीशन समझाई अज, एक टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी समझाई है। बस इन्हां दोनों नूं समिंग अप करके ही बाइस थ्योरम बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट लैक्चर आ पार्ट 2 अज वाला अपना, इनू मिस ना करियो। ध्यान नाल अज ही इहदा होमवर्क जाके कर लियो, फ्लैशबैक च अज ही याद रह जाऊगा। सो जाके इहदा होमवर्क अज ही फिनिश कर लेना। इहदे नाल दियां एग्जांपल्स ਉਹੀ क्वेश्चन आ गए। ए ਅਤੇ बी थ्रो करते हैं पेयर ऑफ डाइस, स्कोर इज सम ऑफ नंबर ऑन पॉइंट ए विन करता जे ए ਨੂੰ 6 मिल जाता बिफोर बी तो, बी ਨੂੰ 7 मिलता जो टोटल उदों बी जितदा, ए ਨੂੰ 6 आउंदा जो उदों जितदा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन ने सारे इंपॉर्टेंट ने, ध्यान ਨਾਲ कवर अप कर लेने। ए ਅਤੇ बी जो मिल के डाइस खेडते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने। उस तो बाद पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस आ गया है, अज अपने कर लिया। टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आ गई, ये भी अपने कर ली। इहदे नाल दी एग्जांपल्स कर लैंदे आ। पहली एग्जांपल दे विच देखो की कहा गया, कोई परसन अंडरटेक करदा, कंस्ट्रक्शन जॉब करदा कोई, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0.65 दैट ही विल बी स्ट्राइक। जे स्ट्राइक ते हुंदा तां इन्नी प्रोबेबिलिटी आ, इन्नी प्रोबेबिलिटी आ जे वो जॉब करदा कंप्लीशन ऑन टाइम। इफ देयर इज नो स्ट्राइक, स्ट्राइक ना हुई तो कम होने की इन्नी प्रोबेबिलिटी है। देखो दो गल्लां हो गई, एक तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी होगी,
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। 0.32 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਔਨ ਟਾਈਮ ਇਫ देयर इज ए स्ट्राइक। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣਾ, E1 ਹੋ ਗਿਆ। E2 ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। E3 ਹੋ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ 3 ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ E1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ En ਤੱਕ ਉਹ ਇਵੈਂਟਸ लेट करने हैं जो पता करने से पहले हैपन हो रहे हैं। सो E1 नो स्ट्राइक, E2 जॉब कंप्लीशन ऑन टाइम ऑन नो स्ट्राइक, E3 जॉब कंप्लीशन आफ्टर स्ट्राइक। सो 3 इवेंट हो गए हमारे जो पहले हैपन हो रहे हैं। चौथा इवेंट क्या है जो पता करना है, वो क्या है, कंप्लीशन द टाइम, कि जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है। सो बी हो गया, लेट ए इवेंट हो गया कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीशन ऑन टाइम, बी की प्रोबेबिलिटी होगी 0.65। नो स्ट्राइक बी की सीगा स्ट्राइक होना, नो स्ट्राइक का मतलब बी का कंप्लीमेंट हो गया। सो यदि इन्नी प्रोबेबिलिटी होगी। ए कंडीशनल बी का मतलब की हो गया स्ट्राइक होने के बावजूद काम पूरा करने की प्रोबेबिलिटी। ए कंडीशनल बी की हो गया स्ट्राइक होने के बावजूद काम पूरा करने की प्रोबेबिलिटी। ए कंडीशनल बी कंप्लीमेंट की हो गया स्ट्राइक ना होने के बावजूद काम पूरा करने की प्रोबेबिलिटी। सो ये की आ गया अपने कोले बी एंड बी इवेंट्स आर पार्टीशन हो गए। आ E1 और E2 दो इवेंट हो गए। स्ट्राइक होना ते स्ट्राइक ना होना दो अलग अलग गल्लां ने ना, इकट्ठियां नहीं ना हैपन हो सकदियां। स्ट्राइक हैगी भी है, स्ट्राइक नहीं भी हैगी, तो पॉसीबल नहीं हो सकता। जे स्ट्राइक हैगी है तो स्ट्राइक नहीं हैगी, जे स्ट्राइक नहीं हैगी तो स्ट्राइक नहीं हैगी, स्ट्राइक हो नहीं सकती। ठीक है। सो बी और बी कंप्लीमेंट दो इवेंट हो गए। तुसीं इन्हां दा नाम E1 और E2 रख सकते सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की प्रोबेबिलिटी होगी E1 इंटू ए कंडीशन, E1 प्लस E2 इंटू ए कंडीशन, E2 इन्हां चीज़ों भर के आंसर है। होर देखो कोई काम नहीं। आ दूसरा सम देख लो, किसी बैग दे विच 3 वाइट ते 4 ब्लैक बॉल्स नेगियां। पहले बैग दे विच 3 वाइट 4 ब्लैक, टोटल हो गई जी 7 बॉल्स। अनदर बैग दे विच 5 वाइट ते 7 ब्लैक बॉल्स ने, टोटल हो गया ये 12 बॉल्स। ये बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए टू द बैग बी। एक बैग चो बॉल कड्डी दूजे च रखती। 1 बॉल इज ड्रान फ्रॉम द सैकेंड बॉल। बैग बाद दे विच दूजे बैग दे विचों बॉल कड्डनी है। पहले बैग में से एक बॉल उठाई दूसरे में डाल दी, बाद में से दूसरे में से कोई बॉल उठानी है। हुण देखो पहला इवेंट किहड़ा हो गया, पहले बैग चो बॉल का चकना। किहड़ी बॉल चक सकते हो तुसीं, बैग दे विचों वाइट बॉल भी चक सकते हो, तुसीं ब्लैक बॉल भी चक सकते हो। सो E1 इवेंट हो गया बैग दे विचों पहले बैग चो वाइट बॉल का चकना। E2 इवेंट हो गया पहले बैग दे विचों ब्लैक बॉल का चकना। सो दो इवेंट हो रहे हैं जिहड़े पहला वापर रहे हैं, बाद च कौन हो रहा, ए की आ दूजे बैग दे विचों बॉल का चकना। फाइंड करो प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट विल बी वाइट, कि हुण दूजे बैग दे विचों वाइट आने की प्रोबेबिलिटी दसनी है कितनी है, दूसरे बैग में से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी। 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, पहले बैग में से वाइट बॉल उठाई, पहले बैग में से ब्लैक बॉल उठाई। तीसरी बात क्या हो गई कि दूसरे बैग में से अब वाइट बॉल उठानी है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ E1 डिनोट करदा पहले बैग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाइट बॉल ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਤਾਂ पहले बैग 'ਚ 3 वाइट ਸੀਗੀਆਂ, टोटल 7 ਸੀ, ਤਾਂ E1 ਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/7। E2 इवेंट हो गया पहले बैग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ब्लैक बॉल ਦਾ ਚੱਕਣਾ। पहले बैग ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ब्लैक बॉल ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ टोटल 7 ਸੀ, ਤਾਂ ब्लैक बॉल आउण ਦੇ चांसेस कितने हो गए E2 ਦੇ 4/7। हुण E कंडीशनल E1 ਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਨੂੰ रीड करके देखो। E कंडीशनल E1 ਦਾ मतलब पहले बैग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाइट बॉल ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ मिक्स करती, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वाइट बॉल आउण ਦੇ चांसेस। E कंडीशनल E1 ਦਾ मतलब की हो गया, E1 ਦੇ हैपन होने तो बाद ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी। E1 की सीगा, इधरों वाइट बॉल चक के इधर मिक्स कर दी, तो इधर वाइट कितनी हो गई 6 हो गया ना, टोटल कितनी हो गया 13। जो इधरों वाइट बॉल चक के इधर लिया तो इधर टोटल 6 वाइट बॉल हो गई,
ओवरऑल टोटल कितनी हो गई 13। ਤਾਂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢੋ ਤਾਂ 6/13 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਕੱਢੋ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਲੈਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਾਈਟ ਤਾਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 13 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਤਾਂ 5 ਦੀਆਂ 5 ਹੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5/13। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ E1 ਅਤੇ E2 ਦੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਲੈਕ ਵੇਲੇ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E1 ਅਤੇ E2 ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਟ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, E1 ਇੰਟੂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਪਲੱਸ E2 ਇੰਟੂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ E3 ਇੰਟੂ A ਕੰਡੀਸ਼ਨ E3, ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਦਾ, ਮੇਰਾ 1.5 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਬਸ। ਸੋ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਆ। ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥਿਊਰਮ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਤੀ ਉਧਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਮੈਨ ਨੇਗੇ, 1% ਵੂਮੈਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ 4% ਮੈਨ ਐਂਡ 1% ਵੂਮੈਨ ਟਾਲਰ ਨੇਗੇ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ। 60% ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੇ 60% ਵੂਮਨ ਨੇ ਤਾਂ 40% ਮੈਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨ, E2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੂਮਨ। ਤਾਂ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40%, ਤਾਂ 40/100। E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 60% ਵੂਮਨ ਨੇ ਤਾਂ 60/100 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਲੈਟ D ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। D ਜਾਂ A ਜਾਂ E ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ A D ਜਾਂ E ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, A D ਜਾਂ E। हाँ जी आशू कितने आप क्यों? चलो मैं कॉल कर लेना, मेरा वीडियो ऑफ ते सीगा। ਹੁਣ A D ਜਾਂ E ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ D ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਨਸ ਦਾ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 4%, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 4/100। D ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਵੂਮੈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ 1%, ਤਾਂ 1/100 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, what is the probability that selected is women? ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ E2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ E2 ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ E1 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ E2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ E2 ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੂ D ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2, ਨੀਚੇ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੂ D ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਪਲੱਸ E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੂ D ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ।
ਇਨ ਏ ਬਾਲ ਫੈਕਟਰੀ 3 ਮਸ਼ੀਨਸ ABC, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ABC, 60%, 25% ਅਤੇ 15% ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 60% ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 25% ਆ, 25/100, ਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 15% ਆ, 15/100। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, E2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ, E3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 60%, 25% ਅਤੇ 15%। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਮਸ਼ੀਨ ABC ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ this percent ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਾਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਾਲਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਣਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਆ 60, 25 ਤੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ E1, E2, E3। ਆ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 9%। ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 3%। ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 1%। ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1, ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2, ਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E3, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਦੀ ਬਜਾਏ E1 ਲਿਆਉਣਾ। E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? E1 ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 3% ਆ, E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E3 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1% ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਾਲ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ? What is the probability that ball is non defective? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ थ्योरम है। जब बाद वाला इवेंट कुछ एग्जामिन कर लिया लेकिन पर्टिकुलर किसी खास में से नहीं पूछा, कि E1 में से नहीं पूछा, E2 में से नहीं पूछा, E3 में से नहीं पूछा, बस उसने बाद वाला इवेंट कोई पूछ लिया, तो टोटल थ्योरम है। अगर वो बाद वाला इवेंट पूछ रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि पर्टिकुलर इस केस में से बताओ, तो बाइस थ्योरम है। दूजे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? what is the probability that ball is manufactured by machine A? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਰਨਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਸਮਝ में आई बात? ਆਇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਰਨਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਨਾਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਟਾਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੂਮਨ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ। ਜੇ ਉਹ ਜਰਨਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ 1.8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ A ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗੂਗੀ। A ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, B ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, C ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ? E1 into E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E1, E2 into E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E2, E3 into E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E3, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ ਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ? 63/1000 ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਬਲਬ ਦੀ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਨਾਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਊ ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਊ ਪਲੱਸ ਤੀਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਊ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਬਾਇਸ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਫਾਸਟਲੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਗੱਲ।